A very good morning, good afternoon, good evening to all my dear students. I am CS Shweta, and today we are starting with a very fresh new chapter in SBIL Part B. तो SBIL का Part B जो लेबर लॉ है उसमें आपका लेसन नंबर 17 है which is related to law relating to industrial relations. और इसमें दो सब यूनिट है, एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और दूसरा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. राइट, सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड सब यूनिट ऑफ लॉ ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. यहाँ पे आपको दिख भी रहा है 17 सब यूनिट 2. अभी ये क्या है? दिस इज अ स्टडी मटेरियल. इफ यू हैव सीन, देखी होगी सबने स्टडी मटेरियल. ये आपके स्टडी मटेरियल है और हम ये चैप्टर मॉड्यूल से करेंगे. ठीक है, मॉड्यूल से करेंगे तो सबसे अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन रहेगी कि हमने मॉड्यूल कवर कर लिया है. वैसे तो हम जो भी नोट्स से भी पढ़ते हैं दैट इज 100% कवरेज ऑफ योर मॉड्यूल, बट येस देयर आर फ्यू स्मॉल चैप्टर्स विच वी कैन कवर वाया मॉड्यूल ऑल्सो, राइट, ताकि बीच बीच में हमारा मॉड्यूल भी ओपन रहे. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ नोट से पढ़ रहे हो, कभी मॉड्यूल ओपन ही नहीं हुआ है. सो लेट्स टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. सो बिफोर वी टॉक फर्दर, सबसे पहले हमें ये बात करना है कि स्टैंडिंग ऑर्डर है क्या. ठीक है, प्रोसेस हम बाद में बात करेंगे, एक्ट के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैंडिंग ऑर्डर. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ब्रैकेट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946. दिस पर्टिकुलर एक्ट which is industrial employment standing order act 1946 is an act to bring uniformity. अभी क्या है, सपोजिंगली यहाँ पे ना एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री बनाने की कोशिश हो रही है. ये एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक और फैक्ट्री है. ये हम जब भी फैक्ट्री बनाते हैं हम ऐसा धुआं बनाते हैं ना टू डिपिक्ट के फैक्ट्री है, बिकॉज फैक्ट्री से पॉल्यूशन होता है. बट एनीवे आप कुछ भी समझिए, दो एस्टैब्लिशमेंट्स है, एस्टैब्लिशमेंट ए और बी. ठीक है, अब ये इंडस्ट्रीज का नेचर ऑलमोस्ट सेम है. ठीक है, इनका साइज नेचर ऑलमोस्ट सेम है. तो क्या होता है ना कि आप जब एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, तो अभी ना अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स प्रिंसिपल्स अलग रहेंगे. देखिए, वैसे तो बच्चे हमेशा बोलते हैं कि मैम अलग कैसे रह सकते हैं जब कानून एक जैसा है, तो सब एक जैसा चीज फॉलो कर रहे हैं. बिल्कुल सही बात है, बट देयर आर कंडीशन कि एस्टैब्लिशमेंट ए कुछ कंडीशंस फॉलो कर रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट बी कुछ और कंडीशंस फॉलो कर रही है. सो दैट मे ब्रिंग कंफ्यूजन अमंग एम्प्लॉइज लेबर, राइट, फॉर देयर बेनिफिट. व्हाई? देखो क्या होता है ना, एक एस्टैब्लिशमेंट है ए, वो कुछ एक रूल ले आए अपने लेबर के लिए जिसमें बहुत डिसिप्लिन कर रहे हैं और कुछ भी ऐसा कोई रूल ले आए जिससे ना बिल्कुल लेबर को दिक्कत हो रही है और डिसिप्लिन लाने के लिए, डिसिप्लिन के नाम पे. वही चीज एस्टैब्लिशमेंट बी ने भी फॉलो कर दी. उसको देखा देखिए एस्टैब्लिशमेंट सी डी और भी जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज में, सब ने ना ऐसा कोई रूल फॉलो कर लिया जो लेबर की मतलब लेबर के लिए है, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग सम डिसिप्लिन, राइट. तो ऐसी चीजों में आपको एक जैसा तो लगेगा बट लेबर के हित में नहीं है. तो यहां बोला जाता है कि देखिए हर इंडस्ट्री को कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉलो करने हैं जो एक समान रहेंगे, समानता यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए सारे एस्टैब्लिशमेंट्स में, सो दैट लेबर को भी दिक्कत ना हो. इनफैक्ट दूसरा मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं ये अपना प्रकार किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट ना कर सके लेबर को. तो स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर नथिंग बट द रूल्स कंडीशंस दैट नीड द अप्रूवल ऑफ द कमिटी से अप्रूवल होगी, फिर ये स्टैंडिंग ऑर्डर फॉलो होंगे तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो हमेशा लुकअप रहेगा कि लेबर के साथ कुछ एक्सप्लॉइटेशन ना हो. और दूसरी बात है, जहां पे सेम नेचर की इंडस्ट्रीज है वो एक ही साथ अप्रूवल लेके स्टैंडिंग ऑर्डर्स को पास करवा के अपने एस्टैब्लिशमेंट में फॉलो करवा सकती हैं. तो इससे क्या होता है ना, यूनिफॉर्मिटी भी रहती है, लेबर एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं हो पाता. ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ते हैं. द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट आर फर्स्टली टू एनफोर्स यूनिफॉर्मिटी इन द कंडीशन ऑफ सर्विस अंडर डिफरेंट एम्प्लॉयर्स. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अब एम्प्लॉइज बहुत प्रकार के एम्प्लॉयर्स होते हैं, हर कोई अपना अपना रूल फॉलो करेगा with respect to service, with respect to wages, with respect to छुट्टियां, leaves जो होती हैं, तो that will not bring any uniformity, right? एम्प्लॉय कभी यहाँ जा रहा है, दूसरे एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो उसको दिक्कत हो रही है, right?
उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं secondly the employer once having made the conditions of employment known to the employed workmen cannot change them to their detriment or to the prejudice of their rights. एक बार रूल्स कंडीशंस फॉलो हो जाते हैं एम्प्लॉयज के ऊपर तो क्या है ना, उनको चेंज नहीं कर सकते. वैसे अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, आज मैंने एक रूल निकाला, 2 महीने बाद अपनी चॉइस के हिसाब से अपने फायदे के लिए मैंने वो रूल चेंज कर दिया. ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर बेसिकली ये एक्ट इसलिए आया गया है कि आप ऐसा कुछ ना कर सके, आप ऐसा कुछ रूल, प्रिंसिपल, कंडीशन एम्प्लॉयड पर्सन के ऊपर ना लगा सके जिसको आप अपने हित के लिए, अपने बेनिफिट के लिए आप चेंज कर रहे हैं. ठीक है, दूसरा, इससे यूनिफॉर्मिटी भी डिस्टर्ब होती है. थर्डली विद द एक्सप्रेस और रिटन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब रिटन कंडीशंस होते हैं ना, अच्छा देखिए यहाँ पे क्या, रिटन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये किसको देने चाहिए टेक्निकली? अभी आप कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयर ही देगा ना कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, देखो आपको काम करना है तो आपका ये टाइमिंग है, ये आपका छुट्टी का समय है, आपको इस दिन छुट्टी मिलेगी. यू अंडरस्टैंड, आपको कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर. बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी एम्प्लॉयर देगा. बट एम्प्लॉयर्स, सिंस हमारा जो लेबर लॉ है, पूरा लेबर लॉ है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अवॉइड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर. हियर लेबर बीइंग अ एक्सप्लॉइटेड सेगमेंट, एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ऐसे कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी लगा देते हैं जिससे लेबर के हित में नहीं है, लेबर के बेनिफिट के लिए नहीं है, वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने बेनिफिट के लिए सोचती हैं. तो ऐसा ना हो सके, यूनिफॉर्मिटी रहे, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, चेंज ना कर सको तुम, इन सब चीजों के लिए ये एक्ट बनाया गया है. ये एक्ट बोलता क्या है, आई विल टेल यू. फोर्थली फॉर मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी, ऑब्वियसली कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सके. तो मेजरली दिस is basically the significance of the express written condition of employment cannot be minimized or exaggerated. The object of the act is to have uniform standing orders. इसलिए इस एक्ट को बनाया गया है कि एक एरिया में वहां पे जो ऑफिसर है वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स, जिसको बोला जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर्स आर नथिंग बट द कंडीशंस ऑन द लेबर, वो स्टैंडिंग ऑर्डर पास करेंगे और वही कंडीशंस लगाए जाएंगे लेबर के ऊपर. अभी अगर सिर्फ एम्प्लॉयर के ऊपर छोड़ दिया जाए कि तुम ही रूल बनाओ, कंडीशंस बनाओ और रिटर्न में दे दो एम्प्लॉयज को, लेबर को, तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे. देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि वो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेबर को नहीं पसंद आएंगे, पर लेबर को फॉलो करना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि कॉन्फ्लिक्ट हुए उनके बीच में. देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि एक एम्प्लॉयर कुछ और बोल रहा है, दूसरा एम्प्लॉयर अपने कंडीशंस लगा रहा है. ठीक है, तो इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है. दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, अप्लाइज टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट. अच्छा, अभी कहना अगर मेरी छोटी एस्टैब्लिशमेंट है तो मुझे स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पास करवाने की जरूरत नहीं है कमिटी से, मैं अपने कंडीशंस बना सकती हूँ. ठीक है, पर अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में 100 या 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो मेरे ऊपर ये स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट लगाया जाएगा. तो मुझे ये कंडीशंस को पास करवाना पड़ेगा पहले, उसके बाद ये लागू करे जाएंगे. अच्छा, अगर मेरे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में 100 से कम लोग हैं तब भी गवर्नमेंट बोल सकती है कि आपके ऊपर ये एक्ट लगेगा. तो गवर्नमेंट के पास पावर है, गवर्नमेंट कह रही है कि देखो अगर 70-80 लोग काम कर रहे हैं तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में तब भी हम आपके ऊपर इंडस्ट्रियल रिलेशन स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 लगवा सकते हैं, आपको 2 महीने का नोटिस देकर. फर्दर द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे आफ्टर गिविंग नॉट लेस देन 2 months नोटिस, कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट टू एनी एस्टैब्लिशमेंट जहां पे नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड कितने हैं, लेस देन 100. However, that does not apply to any industry of the Chapter 7 of Bombay Industrial Relation Act 1946, क्योंकि वहां ऑलरेडी इस प्रोविजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये एक्ट वहां नहीं लगेगा. ऐसी किसी एस्टैब्लिशमेंट जो मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1961 के अंडर है, देखो एमपी का ऑलरेडी स्टैंडिंग ऑर्डर स्टेट लॉ है तो उसके ऊपर भी ये वाला एक्ट 1946 वाला नहीं लगेगा. सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर, इस शब्द को ध्यान रखिएगा. अभी हम बात कर रहे थे स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है. स्टैंडिंग ऑर्डर नथिंग बट द कंडीशंस लेड डाउन फॉर द लेबर.
सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब है ये वो स्टैंडिंग ऑर्डर है जो हमने सर्टिफाई करवा ली है। इसका मतलब अब ये हमारे इंडस्ट्री पे लग सकते हैं, हमारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट पे यूज हो सकते हैं। ठीक है, एक एम्प्लॉयर है, उसके एस्टैब्लिशमेंट में 200 लोग काम करते हैं, तो जैसे ही तुमने सुना 200, तुमने समझ लिया कि हाँ ये एक्ट अब इसके ऊपर लगेगा, क्योंकि अभी तुम्हें पता चला है कि जहां पे 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पे ये एक्ट लगता है। तो चलो ये तो क्लियर है हमें। दूसरी बात, ये एक्ट आपके ऊपर लग रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब आपको जो आपकी कंडीशंस है फॉर द एम्प्लॉयमेंट दैट नीड टू बी सर्टिफाइड एज पर दिस एक्ट। कौन सर्टिफाई करता है, कितना समय लगता है, कैसे, क्या प्रोसेस है, पढ़ेंगे हम कि इसका क्या प्रोसेस है, कैसे आप लोग अपने अपने ये स्टैंडिंग ऑर्डर, अपने ये कंडीशंस को पास करवाते हो। ठीक है, उसके बाद अपार्ट फ्रॉम अबव स्टेटेड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 1 limiting the scope, extent, application, we'll be talking about section 13B of the act specifically exempt certain industrial establishment from this act. The establishment of the workmen employed are person of fundamental and supplementary rules, civil rules, revised leave rules, जिनके ऊपर ये सब कुछ, ये सारे रूल्स लग रहे हैं ना, उनको पर्टिकुलरली एग्जाम्प्ट करा जा सकता है कुछ प्रोविजंस के लिए। और अभी आपने ऊपर पढ़ा कि एमपी एक्ट जहां लग रहा है उनको भी एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है, राइट, क्योंकि उनका अपना स्टेट लॉ है। तो ये वाला स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 नहीं लगता उनके ऊपर, राइट। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं सेक्शन 14 प्रोवाइड्स दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट कंडीशनली और अनकंडीशनली। तो कह रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है, जैसे ऊपर भी गवर्नमेंट के पास पावर थी कि अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में 100 से कम लोग काम कर रहे हैं, स्टिल आपके ऊपर ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 लगेगा, पर आपको 2 महीने का नोटिस देगी गवर्नमेंट। तो अगर मेरी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है, सपोज कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है मेरी, वहां पे 70-80 लोग काम कर रहे हैं जो 100 से कम है, पर अगर गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ गया कि अब से इस इंडस्ट्री के ऊपर भी एक्ट लगेगा आफ्टर 2 मंथ्स, तो फिर लगेगा, तो फिर मुझे भी ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेस, कि कैसे आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई करवाते हैं, राइट। सो पहले है एपेलेट अथॉरिटी। इट मींस अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट टू एक्सरसाइज सच एरिया एज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन ऑफ एन एपेलेट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। अच्छा, डेफिनेशंस एग्जाम में आती हैं? नो, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। डिफाइन एपेलेट अथॉरिटी नहीं पूछा जाता। सो आपको ये डेफिनेशंस कराई जाती हैं सो दैट यू गेट अ ओवरव्यू ऑफ द एक्ट, यू शैल बी नोइंग कि हाँ पर्टिकुलर टर्म का क्या मतलब है। तो एपेलेट अथॉरिटी क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जब बताती है कि हाँ अगर आपको अपील करनी है अगेंस्ट द ऑर्डर तो आप कहाँ जा सकते हैं, सो दैट इज द एपेलेट अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है स्टूडेंट्स? Government means in respect of industrial establishment under the control of central government or railway or major port, mine, oil field, the central, और बाकी केसेस में स्टेट। अच्छा, मैंने शायद पहले वाले क्लास में बताया हुआ है कहीं पे, एमआरपी ऑफ प्लांटेशन, माइंस, रेलवेज, पोर्ट, ऑयल फील्ड्स, फैक्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्लांटेशन, इन सब का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता है सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये वो गवर्नमेंट है जो आपके रिस्पेक्ट में रूल्स बना रही, आपके लिए रूल्स बना रही विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट। सो कोई माइन है उसके लिए सेंट्रल रूल्स बनाएंगे, रेलवेज है सेंट्रल बनाएंगे, पोर्ट अगर कोई है जो सेंट्रल के अथॉरिटी में आता है उनके लिए सेंट्रल बनाएंगे, ऑयल फील्ड्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। वो फैक्ट्रीज जो सेंट्रल के अंडर आती है उनकी ओनरशिप में, उनके लिए भी कौन रूल्स बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्लांटेशन। सो ये एक्रोनिम याद रखना है, एमआरपी और प्लांटेशन, सो दैट उनके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल। बाकी सबके लिए क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। Provided where any question arises as to whether industrial establishment is under the control of central or state, तो रेफरेंस दिया जाता है एम्प्लॉयर को कि इस एस्टैब्लिशमेंट का एम्प्लॉयर कौन है। अगर एम्प्लॉयर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटी सेंट्रल के अंडर आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और एल्स स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं
सर्टिफाइंग ऑफिसर, तो ये नाम से पता चल रहा है ये ऑफिसर कौन सा ऑफिसर है ये ऑफिसर क्या कर रहे हैं, ये ऑफिसर स्टैंडिंग ऑर्डर्स की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो इनको क्या बोल रहे हैं, सर्टिफाइंग ऑफिसर। ये है हमारे लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर includes any other officer appointed by central or state appropriate government by notification to perform all the function of certifying officer। तो ये certifying officer कौन होते हैं, जो सर्टिफिकेशन का काम करते हैं, इनके काफी फंक्शंस हैं। ये मेजरली लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर होते हैं, या और कोई ऑफिसर भी हो सकते हैं अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब होता है ओनर, इस इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट का जो ओनर है दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज अ एम्प्लॉयर, इंक्लूडिंग कोई भी मैनेजर फैक्ट्रीज एक्ट का जो मैनेज कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का हेड है जो उस एस्टैब्लिशमेंट को मैनेज कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को, वो भी ओनर एम्प्लॉयर माना जा सकता है। पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू द ओनर एंड सुपरविजन कंट्रोल ऑफ एनी एस्टैब्लिशमेंट विच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ओनर का, एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, वो इंसान जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है लेबर को, अभी क्या है ना, उससे कोई बैकआउट भी कर सकता है, मैंने तो नहीं रखा था इसको, ये कहां से आ गया मेरी एस्टैब्लिशमेंट में, कोई ऐसा भी बोल सकता है। क्यों बोल सकता है, पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए, कि अभी आप जब लास्ट में पेनल्टीज पढ़ोगे तो आएंगी ना, एम्प्लॉयर के ऊपर, एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे दिस मच पेनल्टी, यू नो, और इम्प्रिजनमेंट और बोथ, आप पढ़ोगे ना, तो बहुत बार ना कुछ भी गलत होता है तो एम्प्लॉयर बैकआउट कर लेता है, मैंने तो नहीं रखा, सीधा बोल देता मैंने तो नहीं रखा। तो लॉ कहता है कि भाई अगर आपके एस्टैब्लिशमेंट में जो भी मैनेजर है फैक्ट्री का, वो पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज द एम्प्लॉयर। सेकेंडली, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट है तो जो डिपार्टमेंट का हेड है दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर। या गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है कोई एस्टैब्लिशमेंट, उसमें जो भी पर्सन ओनर है, रिस्पॉन्सिबल है टू गिव एम्प्लॉयमेंट, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर। फिर हमारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट आर डिफाइंड अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, रेलवे अंडर इंडियन रेलवेज एक्ट, और कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंडस्ट्रियल नेचर का और एम्प्लॉय कर रही है वर्कमैन को, दैट इज अ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर आर नथिंग बट रूल्स रिलेटिंग टू मैटर्स सेट आउट इन द शेड्यूल 1 ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के अंत में ना स्टूडेंट एक शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल समझते हैं आप, एक्ट के अंत में दिया गया कि आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है स्टैंडिंग ऑर्डर में। स्टैंडिंग ऑर्डर में चीजें आती हैं विद रिस्पेक्ट टू वेजेस, छुट्टी कब मिलेगी वर्कमैन को क्या क्या राइट्स मिलते हैं, क्या कब उन पे पेनल्टी लगेगी, कब नहीं लगेगी, सारी बातें लिखी हुई हैं स्टैंडिंग ऑर्डर के शेड्यूल में। इसी शेड्यूल को फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स को बनाना होता है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। ये स्टैंडिंग ऑर्डर पास करवाते हैं अपने एरिया के सर्टिफाइंग ऑफिसर से। कौन है अपने एरिया का सर्टिफाइंग ऑफिसर, अभी हमने पढ़ा मैम, लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर को या एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, वो पास करेंगे तो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर क्या कहलाया जाएगा, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर। अब ये सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर आपके एस्टैब्लिशमेंट पे लागू होना शुरू हो जाएगा। अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो पेनल्टी लगेगी, सिंपल सी बात है। तो अभी ये एक्ट का जो मेजर मकसद समझ में आया आपको, कि आप जो रूल्स बना रहे हो और अपने एस्टैब्लिशमेंट पे लगवा रहे हो, ये रूल्स को आपको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा लेबर कमिश्नर से। मतलब मैं भी प्रिज्यूम कर रही हूँ कि लेबर कमिश्नर है जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है, वो आपकी सर्टिफिकेशन देंगे, उसके बाद ही आप अपने रूल्स को अपने एम्प्लॉइज, अपने लेबर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या फायदा दिखा आपको, ऐसा कराने का क्या फायदा दिखा? कुछ बच्चे तो बोलते थे मैम क्या टाइम वेस्ट है, रूल बनाओ और लेबर के ऊपर लगा दो, व्हाई डू यू नीड ऑल द काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन एवरीथिंग। देखिए सबसे बड़ा फायदा है कि लेबर एक्सप्लॉयटेशन से बचेंगे, सबसे बड़ा फायदा। लेबर लॉज जितने भी आप पढ़ते हो, आपने फैक्ट्रीज एक्ट, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन, मिनिमम वेजेस, बहुत सारे एक्ट पढ़े हैं, ये सारे के सारे एक्ट का ऑब्जेक्टिव एक है, लेबर को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है, ठीक है। अभी कोई क्लास की टीचर है, टीचर अपने बच्चों के लिए रूल्स बना रही है, तो प्रिंसिपल ने बोला कि आज से सारी क्लास टीचर्स ना पहले मेरे को रूल्स दिखाएंगी, उसके बाद अप्लाई करेंगी।
उससे क्या होगा, एक तो आपके बीच में यूनिफॉर्मिटी रहेगी, मैं देख लूंगी किसी ने कुछ गलत रूल तो नहीं बनाया है अपनी क्लास के लिए, मेक श्योर प्रिंसिपल पता क्या बोलेगी सारी क्लास टीचर्स को कि मैं तुम्हें मैटर्स बताती हूँ जिस चीज पे रूल्स बनाने हैं, तुम लोग अपने अपने रूल्स बनाओगे तो हमारे स्कूल में कितना यूनिफॉर्म मतलब होश पोश हो जाएगा। कोई क्लास टीचर कुछ रूल बना रही है, कुछ क्लास टीचर कुछ रूल बना रही है, कोई कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है हमारी क्लास हमारे स्कूल में, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने क्या बोला सारे क्लास टीचर्स को कि टीचर्स आपको रूल्स बनाने इन मैटर्स पे जो मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ। उससे क्या होगा, एक तो सब रूल्स बनाएंगे उस लिस्ट के हिसाब से, दूसरा प्रिंसिपल ने बोला मुझसे सर्टिफाई कराए बिना रूल्स फॉलो नहीं करोगे क्लास में, तो उससे क्या हो गया, बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, प्रिंसिपल पहले सर्टिफाई करेगी, राइट। यहाँ पे समझ रहे हो आप, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स बना रहे हैं एंड वो रूल्स उन मैटर्स पे होंगे जो इसी एक्ट के अंत के शेड्यूल में दिए गए हैं। और इस स्टैंडिंग ऑर्डर के मॉडल को हमें किससे सर्टिफाई कराना है, सर्टिफाइंग ऑफिसर। क्या सारे एस्टैब्लिशमेंट्स को कराना है, नो, उन एस्टैब्लिशमेंट्स को कराना है, एक तो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आना चाहिए वो एस्टैब्लिशमेंट, दूसरा उसमें 100 या 100 से ज्यादा वर्कमैन काम कर रहे होने चाहिए, ठीक है। तो आपके ऊपर ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 लगेगा। द टर्म वेजेस वर्कमैन जो है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिफाइन करी गई है, सो वी कैन रेफर दैट। तो यहाँ पे खास कोई वर्क एंड वर्क वेजेस एंड वर्कमैन की डेफिनेशन नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग सेक्शन 3 पे। सेक्शन 1 हमने एप्लीकेबिलिटी करा, सेक्शन 2 हमने बात करी अबाउट डेफिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, दैट इज सेक्शन 3, जो बात करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर के सर्टिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बाय एम्प्लॉयर टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर। अभी अगर मैंने आपको ये नहीं भी पढ़ाती, चलो अभी अगर सपोज अभी हम ये स्टार्ट नहीं करते टॉपिक, मैं आपसे जनरली पूछूं, मैंने आपको ये बता दिया एक्ट क्या काम करता है, एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्ट क्या चाहता है, इसी से ही थोड़ा बहुत तो समझ गए हो कि मैम जब आपने बताया कि स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करवाना है किसी ऑफिसर से जो लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर ही होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन, तो कुछ ऐसा ही होगा कि पहले एम्प्लॉयर बनाएगा रूल्स, फिर देगा सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे, फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर वापस से अपने कमेंट्स या एक्सेप्ट करके भेजेंगे, है ना। ऐसा ही कुछ ब्रॉडली पिक्चर आ गई ना हमारे माइंड में। नाउ लेट्स रीड द प्रोसेस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आना है तो यही आएगा, बाकी ये चैप्टर छोटा सा है, ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए अब बच्चे बोलते हैं मैम छोटे से चैप्टर है, ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, छोड़ देते हैं। क्यों आपको छोड़ के जाना है कोई भी चैप्टर? अभी ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में देयर इज नो गारंटी और एश्योरेंस कि आपको इस चैप्टर से इतना ही आएगा या इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा, नॉट लाइक दैट। आज तक जो नहीं आया क्या पता इस बार 10 नंबर का आ जाए, तो पढ़ के सब कुछ जाना है, ठीक है ना। सेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ दिस becomes applicable to an industrial employment। चलो एक चार्ट बनाते रहते हैं हम लोग साथ साथ, वैसे एंड में बनाना चाहिए बट बहुत ज्यादा आ गया, चलो कोई नहीं यहाँ पे बनाते हैं। इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन 1 बोलता है कि अगर आप कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है एंड अगर आपके यहाँ पे 100 और मोर वर्कमैन काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर ये एक्ट लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल, है ना, यही चीज है ना, अभी तक तो हमें यही समझ में आया। जैसे ही एक्ट एप्लीकेबल होगा विद इन 6 months, विद इन हाउ मेनी मंथ, 6 months, आपको क्या कर लेना है, आपको सर्टिफाइंग ऑफिसर, सर्टिफाइंग ऑफिसर के लिए एक नया पेन ले लेते हैं, ड्राइंग बना दी हमने कितना कलरफुल बना के। सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास स्टूडेंट्स क्या देना है इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को, स्टैंडिंग ऑर्डर।
अभी जैसे मेरे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है स्टैंडिंग ऑर्डर की सर्टिफिकेशन कराने के लिए। बट इन केस इफ दिस एक्ट बिकम्स एप्लीकेबल ऑन मी, देन विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी आई हैव टू सबमिट draft standing order to certifying officer, right? So this is the process that we are talking about. Let's talk about this. तो 6 महीने के अंदर अंदर you are going to submit, the employer is going to submit of that establishment to the certifying officer 5 copies of the draft standing order proposed by him for adoption in that establishment. तो आप अपने establishment में कौन से standing orders यूज करना चाहते हैं, उसके ड्राफ्ट कॉपी किसको भेजेंगे? सर्टिफाइंग ऑफिसर। सर्टिफाइंग ऑफिसर को कितनी कॉपी भेजिए? 5 कॉपीज। क्या लॉजिक है इसके पीछे? सच ऑर्डर शैल बी इन कंफर्मिटी विद द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। पहले तो कह रहे हैं जो आपने ड्राफ्ट कॉपी भेजी है ना, उसको पहले ना शेड्यूल से चेक कर लो। शेड्यूल याद है आपको? अभी हमने बात करी थी कि इस एक्ट के अंत में एक शेड्यूल दिया गया जिसमें सारे मैटर्स दिए हुए हैं, तो पहले तो वो क्रॉस चेक कर लो कि कोई भी मैटर छूटना नहीं चाहिए, और आपका जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है वो मॉडल से मिलता जुलता होना चाहिए। मॉडल समझते हो ना? एक परफॉर्मा जो एक रेफरेंस के लिए कि आपको ऐसे बनाना है अपना स्टैंडिंग ऑर्डर, वो मॉडल से मिलता होना चाहिए, और उसमें सारे मैटर्स होने चाहिए जो शेड्यूल में दिए गए हैं। The draft order shall be accompanied by statement containing prescribed particulars of workmen employed in industrial establishment, including the name of the trade union. तो आपको अपने जब ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर भेजोगे ना, तो उसमें स्टेटमेंट भेजनी है कि कौन कौन मेजर वर्कर्स काम करते हैं और उनके ट्रेड यूनियन, आप ट्रेड यूनियन का हेड कौन है। ट्रेड यूनियन समझते हैं ना? हर बड़ी बड़ी एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियन होता है जो सारे लेबर के राइट्स के लिए रिप्रेजेंटेशन करता है। इफ द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इज ऑफ सिमिलर नेचर, कह रहे हैं अगर एक इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट है ए और एक है बी, मैंने जैसे शुरू में बताया था दोनों का सेम नेचर है, तो दोनों मिलके भी स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई करा सकते हैं। इससे क्या है? दोनों का समय बचेगा। कैसे समय बचेगा अभी आप आगे देखिए। According to section 4, standing order shall be certifiable if, पहले हम आगे सारा लिख लें हमारे चार्ट में एक बात। अभी हमने क्या पढ़ा कि विद इन 6 months 5 कॉपीज भेजी जाएंगी किसको? सर्टिफाइंग ऑफिसर को। 5 कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अभी 5 कॉपीज का क्या लॉजिक है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये कॉपीज जाती हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर ना सीधा ऐसे कॉपी पढ़ के सर्टिफाई नहीं कर देते। सर्टिफाइंग ऑफिसर पता है क्या करते हैं? इन कॉपीज को भेजते हैं लेबर के पास, आपके ये एस्टैब्लिशमेंट के लेबर के पास, आपके ये एस्टैब्लिशमेंट के ट्रेड यूनियन के पास। लेबर चेक करते हैं सारी बातें कि ये जो रूल्स हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं क्या ये ठीक है, क्या हम इससे सेटिस्फाइड हैं। सर्टिफाइंग ऑफिसर मौका देता है लेबर को, ट्रेड यूनियन को, कि आप देख के बताइए कि आपके जो कंडीशंस और रूल्स लगाए जा रहे हैं, सर्विस रूल्स, आप इनसे सहमत हैं। उसके बाद लेबर ट्रेड यूनियन इनको जवाब देते हैं, उसके बाद जाके सर्टिफाइंग ऑफिसर स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करते हैं। सो सी द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस गिवन टू लेबर एंड ट्रेड यूनियन, राइट। चलिए, तो 5 कॉपीज गई हमारे सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास। यहाँ कह रहे सर्टिफाइंग ऑफिसर तभी आपके स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करेंगे, मंजूरी देंगे, जब ये 2 कंडीशन फॉलो करी जाएंगी। पहला, एक तो आप जो शेड्यूल है उसके सारे मैटर्स को इंक्लूड करिए। ऐसा नहीं कि आपने शेड्यूल के कुछ मैटर्स को इंक्लूड ही नहीं करा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे मैटर्स इंक्लूड होने चाहिए। स्टैंडिंग ऑर्डर शैल बी इन कंफर्मिटी विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। फेयरनेस और रीजनेबलनेस ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 कि जो आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स बना रहे हो ना, वो फेयर एंड रीजनेबल होने चाहिए। फेयर एंड रीजनेबल मतलब कि लेबर के हित में होने चाहिए। वैसे अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो लेबर ही नहीं पास करवाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर को, तो एनीवे आपको फेयर और रीजनेबल स्टैंडिंग ऑर्डर ही बनाने पड़ेंगे ना। वो शासन वाली चीज जो आप कोशिश करना चाहते थे कि मैं लेबर को एक्सप्लॉइट कर लूं या ज्यादा काम निकालवा लूं इनसे या कुछ भी अनफेयर कर लूं, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके जो लेबर है, ट्रेड यूनियन है, वही रिजेक्ट कर देंगे आपके स्टैंडिंग ऑर्डर को। द एक्ट हैज इम्पोज्ड अ ड्यूटी, तो मेजर ड्यूटी किसकी है स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करने की? सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऊपर ड्यूटी है टू कंसिडर द रीजनेबलनेस एंड फेयरनेस। अभी क्या है ना, लेबर ने रिजेक्ट कर दिया, हमें ये क्लॉज पसंद नहीं, सर्टिफाइंग ऑफिसर कहेगा ये बिल्कुल ठीक है,
So it is the duty of the certifying officer also to consider the fairness and reasonableness of the standing order. ठीक है? Certifying officer is under a legal duty to consider that the standing order are in conformity with the acts. If the certifying officer finds कि कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो एम्प्लॉयर ने ऐसे प्रपोज करे हैं जो मैटर्स में इंक्लूड ही नहीं है, जो शेड्यूल में इंक्लूड ही नहीं है मैटर, ऐसे मैटर्स को भी डाला गया स्टैंडिंग ऑर्डर में, और इफ ही फाइंड सम प्रोविजंस आर अनरीजनेबल तो ही मस्ट रिफ्यूज टू सर्टिफाई। ऑफ कोर्स देखो, अगर आप सर्टिफाइंग ऑफिसर हो, मेरी एस्टैब्लिशमेंट है, मेरा ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर आपके पास आया और अगर आपको दिखा ऐसे स्टैंडिंग ऑर्डर देख के कि नहीं नहीं इन्होंने तो सारे मैटर्स इंक्लूड नहीं करे, रिजेक्ट करो, या कुछ मैटर्स ऐसे इंक्लूड करे जो बहुत अनरीजनेबल है, रिजेक्ट करो। ठीक है? सर्टिफाइंग ऑफिसर की मैंडेटरी ड्यूटी है कि उसको ये सारे फंक्शंस करने हैं, उसको फेयरनेस भी चेक करनी है, ड्राफ्ट की रीजनेबलनेस भी चेक करनी है। व्हाट इज फेयरनेस एंड रीजनेबलनेस? फेयरनेस होता है कि कुछ भी आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजनेबलनेस होता है कि आप कुछ भी ऐसा चीज नहीं डाल रहे हो रूल में जिससे लेबर को कोई सी प्रकार की दिक्कत हो। ठीक है? गवर्नमेंट हैज नॉट एडेड सच आइटम, अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, to discharge an act in a caustic judicial manner where a matter is not included in the schedule and the concerned appropriate government has not added such item in the schedule, neither the employer has the right to frame a standing order enabling him to transfer his employees, nor the certifying officer has jurisdiction to certify the same. एक केस हुआ था, एयर गैसेस मजदूर संघ वाराणसी वर्सेस इंडियन एयर गैसेस लिमिटेड। अभी इसमें क्या हुआ था ना, जो ऑर्गेनाइज एस्टैब्लिशमेंट ने स्टैंडिंग ऑर्डर पास करवाए थे उसमें कुछ ऐसे मैटर्स डाल दिए। लॉ कह रहा है कि आप उन मैटर्स पे अपने रूल्स बनाओगे जो मैटर्स इस एक्ट के शेड्यूल में दिए गए हैं। इससे बाहर जाने की कोशिश मत करो, इतना महान मत बनो ना, तुम इससे ज्यादा मैटर्स डाल सकते हो अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, ना ही सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ये पावर है। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश करता है तो वो रद्द कर दी जाती है, आप पेनलाइज भी हो सकते हो, पेनल्टी भी लग सकती है। राइट? सो आपको ये समझ में आता है कि इस शेड्यूल का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर कोई मैटर इसके शेड्यूल में नहीं दिया गया तो वो मैटर के रिस्पेक्ट में तुम रूल नहीं बना सकते हो। लॉ ने सारे मैटर्स जो दिए हैं वो सोच समझ के दिए हैं, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं कुछ भी अनफेयर तरीके से तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर। सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर सेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं। प्रोसीजर, अपील हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट प्रोसीजर। Section 5 of the Act lays down the procedure on receipt of the draft standing order from the employer। जो भी हमने चार्ट बनाया, the certifying officer shall forward a copy to the trade union, मैंने अभी आपको बताया, और जहां पे ट्रेड यूनियन नहीं है तो जो भी लेबर है या ग्रुप ऑफ लेबर है उनको भेजा जाएगा ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। दीज तो यहाँ पे क्या है ना, ठीक है, these objections are required to be submitted to him within 15 days from the receipt of notice. On receipt of objection, he shall provide an opportunity of being heard to the workman or the employer and make the amendments. Right? After that, the draft standing order certifiable and he will certify the same. A copy of the certified standing order shall be sent to the trade union and the labor as well. तो अभी हमें क्या समझ में आया कि अभी तक हमने ये जो कहानी करी थी, सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेंगे ना, जैसे इनके पास 5 कॉपी आई, तभी 5 कॉपी आती है क्योंकि इनको ट्रेड यूनियन, लेबर, इन सबको देनी पड़ती है। ये ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जिसकी कॉपी एम्प्लॉयर ने सबमिट करी थी इनके पास, ये किसको भेजेंगे? ट्रेड यूनियन को, वर्कमैन को। if there is no trade union, ठीक है ना, इफ देयर इज नो टीयू मतलब ट्रेड यूनियन, अगर कोई ट्रेड यूनियन नहीं है तो फिर वर्कमैन के ग्रुप को भेजा जाता है जो भी ऑथराइज्ड है एज अ रिप्रेजेंटेटिव। 100 के 100 लोगों को तो नहीं भेजा जाएगा ना, अगर 100 या 100 से ज्यादा लोग हैं, ऑफ कोर्स 100 से ज्यादा लोग हैं क्योंकि हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि अगर 100 से ज्यादा लोग हैं तभी एक्ट आपके ऊपर लग रहा है, तो हर किसी को तो नहीं भेज सकते, एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को ही भेज सकते हैं ना। अगर ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन को भेजेंगे ड्राफ्ट की कॉपी। तो ये ड्राफ्ट की कॉपी जब ट्रेड यूनियन के पास जाएगी तो ट्रेड यूनियन क्या करेंगे, वापस से सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास क्या भेजेंगे, ऑब्जेक्शंस।
ऑब्जेक्शंस विद इन हाउ मेनी डेज, 15 डेज। ऐसा नहीं अपने पास रख लिया 2-2 महीने तक, 15 डेज के अंदर ऑब्जेक्शन भेजो। अब ये ऑब्जेक्शन के साथ जाएगा वो एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर के पास जाएंगे ऑब्जेक्शन प्लस अमेंडमेंट, जो भी सर्टिफाइंग ऑफिसर चाहता है कि होने चाहिए चेंजेस, प्लस ही शैल बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ड, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब एम्प्लॉयर को भी समय दिया जाएगा कि आप अपने हित में बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, लेबर के ये ऑब्जेक्शंस है और हम चाहते हैं ये अमेंडमेंट्स हो जाए। तो जब ये तीनों चीजें हो जाती है ना एम्प्लॉयर और ये सर्टिफाइंग ऑफिसर के बीच में, उसके बाद सर्टिफाइंग ऑफिसर अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कर देते हैं। अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर, समझ गए? बातचीत हुई, सर ये क्लॉज ऐसा कर दे, ये क्लॉज वैसा कर दे, फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर बताएगा कि देखो लेबर को ये दिक्कत है, आप चेंज करो, फिर एम्प्लॉयर चेंज करेगा, फिर जो अमेंडेड स्टैंडिंग ऑर्डर्स होंगे उसको सर्टिफाई करवा दिया जाएगा बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर। सो दिस इज अ वेरी मेजर प्रोसेस। सेक्शन 4 में हमने पढ़ा, यहां तक है हमारा सेक्शन 4। यहां देखिए, यहां तक है हमारा सेक्शन 4 और यहां से जो आगे आ रहा है सेक्शन 5 में बात करी गई है। ठीक है, तो सेक्शन 4 एंड 5 इज लाइक डिस्क्राइबिंग अबाउट द प्रोसीजर। इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेशन, तो सर्टिफिकेशन का क्या फायदा होगा? द एक्ट इज अ स्पेशल लॉ इन रिगार्ड टू मैटर्स जो शेड्यूल में दिए गए हैं, the regulation made by the employer. There are no effect unless such regulations are notified by government under section 13B। यहाँ कह रहे हैं जो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि कौन से एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट लगता है, सर्टिफिकेशन से क्या इफेक्ट होता है। देखो अगर तुम्हारी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट में आ रही है, फिर भी आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स को सर्टिफाई नहीं कर रहे हो तो वो गलत है, पेनल्टी लगेगी। और सर्टिफिकेशन से फायदा ये मिलता है कि नाउ आप ये रूल्स को अप्लाई करवा सकते हो अपने एस्टैब्लिशमेंट में। सेक्शन 8 बोलता है सर्टिफाइंग ऑफिसर को कि वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स की कॉपी एक रजिस्टर में अपने पास रखे कि किन किन एस्टैब्लिशमेंट ने सर्टिफिकेशन करा लिया। सो देयर नीड्स टू बी द रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर, राइट? तो he has certified by him in a register maintained for the purpose in a prescribed form. He shall furnish a copy of same to person applying फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो अभी ये जो सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर हो गए हैं, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कर दिया है, ये फॉरवर्ड करेंगे सर्टिफाइड कॉपी किसको? एम्प्लॉयर को भी, लेबर को भी, ट्रेड यूनियन को, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कर के ग्रुप को, सारे लेबर को एजुकेट करा जाता है कि भाई ये अब तुम्हारे स्टैंडिंग ऑर्डर है। और एम्प्लॉयर को भी बोला जाता है कि देखो अब ये जो सर्टिफाइड ऑर्डर्स है इसको चिपका दो अपने प्रेमाइसेस पे, और ऐसी जगह कॉन्स्पिशियस प्लेस पे चिपकाना जहां सब देख सके, ऐसा नहीं पिलर के पीछे कोई रूल ही नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये सारे मेजर्स फिर एम्प्लॉयर को लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अपील्स, पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एंड वेरी स्मॉल टॉपिक एंड देन विल बी डन, राइट? अभी देखो क्वेश्चंस कहाँ हैं इसके, ये रहे, ये भी डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, right students? So in the I hope standing order is clear to you. This act, the objective of this act is very much clear to you. We are going to complete this chapter in the next class. Till then please revise whatever we have done. नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आपको प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू नो एक थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा, राइट? So I'll see you in the next class, students. Till then, please study hard, revise, do revise, subscribe to the channel, forward these classes to anybody who is in need of it. अच्छे deeds करो, अच्छे कर्म करिए, ठीक है? दूसरी बात, देखिए आप जितना रेगुलर रहेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, आपको उतना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। Nothing is difficult till you do it. अगर आपने कोई चीज नहीं करी है अच्छे से तो आपको डिफिकल्टी लगेगी, कर लोगे तो सारी डिफिकल्टी खत्म, राइट? एंड देन वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, वी हैव इंस्टाग्राम, वी हैव अ व्हाट्सएप कम्युनिटी, you even have my number in case if you want to ask any doubt. So you have access to all the doubt thing with the teacher, you can interact, you have all the access and resources, बस आपको यूज करना है, ठीक है, उन रिसोर्सेज को, राइट? चलिए, I'll see you in the next class, students. Thank you so much.